हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट शॉट। और आज बात करने वाले हैं हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट ओडीआई के बारे में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। और ऑस्ट्रेलिया ने पहला ओडीआई काफी आसानी से इंडिया टीम को हरा दिया और ये दिखा दिया कि वो सिर्फ टेस्ट में ही फेवरेट नहीं है, वो वनडे हो चाहे T20 हो, इंडिया पे हर फॉर्मेट के अंदर इस समय भारी है। उनके प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है और जिस प्रकार की वो क्रिकेट खेल रहे हैं उससे स्किल लेवल पे भी वो इंडिया से काफी ऊपर इस समय नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि इस मैच से रिलेटेड भी है और इंडिया टीम के बारे में भी है। काफी चीजें कि उनको क्या इंप्रूव करना चाहिए, कहां वो लैग कर रहे हैं और किस चीज की कमी के कारण इंडिया टीम पिछड़ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जो उनको कॉज कर सकता है इस पूरे टूर के अंदर। तो आज इस पूरे वीडियो में पूरा इन डेप्थ बात करने वाला हूं मैं इस पूरी सीरीज के बारे में, साथ में पहले ओडीआई में क्या हुआ उसके बारे में। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको पूरे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल सके क्रिकेट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है कि इंडियन टीम की अगर हम देखें और ऑस्ट्रेलिया टीम को हम देखें तो दोनों टीमों में जो सबसे बड़ा नजर अंतर आ रहा है वो है कि कमिटमेंट लेवल, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का कमिटमेंट लेवल है अपनी कंट्री के लिए और वही उनका जो कमिटमेंट लेता है कोई फ्रेंचाइजी के लिए, स्पेशली आईपीएल में, वो काफी अंतर होता है। वो अपनी टीम को, अपनी नेशनल टीम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो हमें नजर आया, उनकी जो प्लेयर है फिंच, स्मिथ और मैक्सवेल, जो आईपीएल में बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे थे, आज वो एक अलग ही प्लेयर के रूप में उभर कर आए और काफी उन्होंने अद्भुत पारी खेली। स्मिथ की बात करूंगा उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेली। मैक्सवेल जो शारजा और दुबई के ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जो कि छोटे हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़े ग्राउंड माने जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, उसको आसानी से क्लियर कर रहे थे, आसानी से छक्के मार रहे थे। तो ये दिखाता है उनका कमिटमेंट लेवल अपने नेशनल टीम के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन टीम की, तो पिछले कुछ साल से मैं देख रहा हूं कि इंडियन टीम के जो प्लेयर आ रहे हैं नए, उनका कमिटमेंट लेवल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ज्यादा होता है। वहीं अगर नेशनल क्रिकेट की बात करें तो वहां उतना अच्छा कमिटमेंट लेवल देखने को नहीं मिलता है। और इसकी आप एक बार अगर देखें तो काफी ज्यादा आप नाम देख सकते हैं। जैसे ऋषभ पंत को हमने देखा है, ओवर द ईयर्स वो आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं, मगर जब उनको इंडियन टीम में मौका मिलता है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में तो वो प्रदर्शन वो दोहरा नहीं पाते हैं। सेम अगर हम बात करें, ऐसे कई प्लेयर हैं, जैसे कि हमने बात की युजवेंद्र चहल की। चहल स्टार परफॉर्मर थे आरसीबी के लिए आईपीएल के अंदर, मगर जैसे ही उनको नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला वो फ्लॉप हो गए। केएल राहुल स्टार थे, सबसे ज्यादा रन बनाए आईपीएल में, मगर वो अपना फॉर्म इंडियन टीम के लिए नहीं दिखा पाए। ऐसे कई नाम है जो बार बार आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हैं और उनको इंडियन टीम में जगह मिलती है, मगर वो प्रदर्शन वो अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं दिखा पाते। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि इंडियन टीम को भी वो कमिटमेंट लेवल जो प्लेयर का अपने फ्रेंचाइजी के लिए रहता है वही उनको अपने नेशनल टीम में लाने की बहुत जरूरत है। मेरा दूसरा आज का पॉइंट है कि इंडिया के कॉम्बिनेशन और ऑस्ट्रेलिया कॉम्बिनेशन को आप अगर मिलाएंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आता है आपको। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी, जब अगर हम बात करें, जब प्लेइंग 11 रिवील हुई थी दोनों टीम की, तो बैलेंस नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया टीम मजबूत ज्यादा नजर आ रही थी इंडिया टीम के। अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी मजबूती से खड़ी थी क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बेहतर था इंडिया के मुकाबले। और इसकी कमी मैं बीसीसीआई को जरूर दूंगा, क्योंकि बीसीसीआई अपने आप को वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड कहता है। अगर आप सबसे रिचेस्ट बोर्ड हैं, आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर आप पिछले 5 साल से एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए हैं जो आपको मैच विनिंग साबित हो, कोई भी आप आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे हैं, साथ में आप सीरीज में भी ये गलतियां करते रहेंगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप कोई भी आईसीसी इवेंट जीतेंगे। मैं अगर 2015 वर्ल्ड कप के बाद से बात करता हूं, जब से सुरेश रैना रेगुलरली फीचर नहीं होते इंडियन टीम के लिए, अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो तब से अगर बात करूं तो आप एक भी बल्लेबाज ऐसा ग्रूम नहीं कर पाए जो कि आपको 2 से 4 ओवर रेगुलरली दे सके पार्ट टाइम के रूप में। तो आपको 2 बैट्समैन ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको कम से कम 4 से 5 ओवर रेगुलरली दे सके, क्योंकि आपका मेगा इवेंट आने वाला है 2023 वर्ल्ड कप। उसमें आपको ऐसा नहीं कर सकते आप इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप भूल ही जाइए कि आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने की जरूरत है और आपको कम से कम ऐसे 2 बल्लेबाजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि आपको बॉलिंग की भी सेवाएं दे सके। क्योंकि इस समय आप देखा कि कल इंडिया टीम फंस गई थी एक प्रकार से। आप देखें तो उनके 2 बॉलर ने 80 से ज्यादा रन दिए हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं था कि आप उनकी जगह किसी और को बॉलिंग करा के उनका कोटा पूरा कर सके। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया टीम के सामने। इनको कम से कम 2 बल्लेबाज ऐसे आइडेंटिफाई करने चाहिए और उनको ग्रूम करना चाहिए ताकि वो बॉलिंग में भी इंडिया को मदद कर सके अगर किसी एक बॉलर का, स्पेशलाइज्ड बॉलर का अगर दिन खराब जाता है तो। इसमें बीसीसीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीसीसीआई की गलतियां सामने लगातार आती जा रही हैं और उस पर वो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, ऑलराउंडर एक बीसीसीआई नहीं ढूंढ पाई।
हार्दिक पांड्या की इंजरी सामने आ गई है, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो आपको बॉलिंग में मदद कर सके। तो ये दूसरा पॉइंट है कि इंडिया को अपना कॉम्बिनेशन सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के कॉम्बिनेशन की तरफ देखिए तो उनका वेल टू डू कॉम्बिनेशन पूरा है, क्योंकि उनके पास नंबर 9 तक बल्लेबाजी है, साथ में 6 बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास। मैक्सवेल, स्टोनिस 2 परफेक्ट ऑलराउंडर है जो आपको 5 से 6 ओवर उनको हर मैच में देते हैं, और उनका एक डेडली कॉम्बिनेशन नजर आता है, क्योंकि 9 नंबर तक आपकी अगर बल्लेबाजी रहेगी, साथ में आप अगर बॉलिंग में भी आप देखेंगे तो उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है और 7 बॉलिंग ऑप्शन है। 6 तो मैंने मैक्सवेल, स्टोनिस, साथ में मानस लुबिशिन बॉलिंग कर सकते हैं, और कम से कम 4-5 ओवर वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो कम से कम 7 बॉलिंग ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के पास है, 9 नंबर तक बल्लेबाजी है, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। तो इंडिया को भी ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढने की जरूरत है अगर आपको टक्कर देना है ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कंडीशन में, और ये तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है उसमें मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया की बॉलिंग को देखेंगे, पूरा हर एक प्लेयर पे नजर डालेंगे, साथ में बैटिंग को भी देखा जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी बॉलिंग से। इंडिया के अगर हम बॉलिंग को मैं देखता हूं तो मोहम्मद शमी को छोड़ के किसी बॉलर ने इंप्रेस नहीं किया पहले मैच के अंदर। मोहम्मद शमी इकलौते ऐसे बॉलर नजर आ रहे थे जो परेशान कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को, और एक हद तक कहूं तो रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनको इतना असिस्टेंट नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने शुरू में काफी परेशान किया ऑस्ट्रेलिया के सारे बल्लेबाजों को। फिंच को उन्होंने परेशान किया, साथ में उन्होंने एक चांस भी बनाया था स्टीव स्मिथ के खिलाफ, मगर उन्हें डीआरएस लेके वो बच गए स्मिथ। तो 2 बॉलर को छोड़ के कोई भी बॉलर इंप्रेस नहीं कर पाया। बुमराह फिर से फ्लाइट नजर आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वापसी कर ही नहीं पाए जब से उनकी इंजरी हुई है। लगातार वो विकेट लेस रहते हैं, आखिरी में उनको एक विकेट जरूर मिल गया, मगर बुमराह बिल्कुल फ्लाइट नजर आया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कहां पिच करना चाहिए बॉल। काफी शॉर्ट बॉलिंग उन्होंने की। नवदीप सैनी को समझना पड़ेगा, अभी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू किया है खेलना, मगर उनको समझना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी वो अगर नहीं समझेंगे तो उनके साथ ऐसी ही पिटाई होती रहेगी। क्योंकि नवदीप सैनी के साथ मैंने एक चीज जो नोटिस की है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी मैंने उनको खेलते हुए देखा कि वो सिर्फ आके बॉल तेज कर देते हैं, उनको वो सोचते नहीं है बॉलिंग करते वक्त कि उनको क्या बॉलिंग करनी चाहिए, किस बल्लेबाज के खिलाफ कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोचते। आके लगातार एक ही लाइन पे लगातार बॉल करते जाते हैं, शॉर्ट कभी नहीं तो फुल। हर बॉलर को, हर बैट्समैन के खिलाफ एक प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, उसके अनुसार बॉलिंग करनी चाहिए। नवदीप सैनी को हर बल्लेबाज के खिलाफ एक पर्टिकुलर प्लान बना के बॉलिंग करनी चाहिए, मगर वो एक जैसी ही बॉलिंग करते जा रहे हैं, सिर्फ उनकी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इस पेस को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बचपन से ऐसी पेस को खेलते हुए बड़े हुए, तो उनको आपका 145 केस परेशान नहीं करेगा। तो नवदीप सैनी को सीखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हर बैट्समैन के खिलाफ कैसे प्लानिंग करनी है और कौन सी बॉलिंग और कौन सी लाइन पे बॉलिंग करनी है, तभी वो आगे सक्सेस पा सकते हैं। पेस से आप सक्सेस कभी नहीं पा पाएंगे, भले आपका पेस कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं है तो। अब जो लास्ट बॉलर जो बचे हैं वो है युजवेंद्र चहल। चहल की अगर बॉलिंग की बात करें तो आईपीएल में वो स्टार परफॉर्मर थे आरसीबी के लिए, उन्होंने लगातार अच्छी बॉलिंग की और वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स थे, और बल्लेबाज उनको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे और वो बल्लेबाजों को हिलने नहीं दे रहे थे। मगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते ही वो पूरा फ्लाइट नजर आए उनकी बॉलिंग पे, और सबसे ज्यादा फिगर दे दिए उनने। अगर हम बात करें इंडियन स्पिनर ने सबसे ज्यादा रन खर्चे हैं तो उसमें युजवेंद्र चहल ने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा रन खर्चने का। तो अगर चहल की बॉलिंग को देखता हूं मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चहल की बॉलिंग को अगर मैंने गौर से देखा है तो ये जरूर देखा है कि युजवेंद्र चहल बॉल को ज्यादा स्पिन नहीं करते हैं, ना उनका बहुत ज्यादा लेग स्पिन करता है, ना ज्यादा गुगली होती है, गुगली में भी उनका स्पिन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो अगर उनको विकेट से असिस्टेंट मिलती है तो वहां पर वो बहुत ही डेडली बॉलर होते हैं, मगर जहां फ्लैट ट्रैक मिलता है तो वहां युजवेंद्र चहल की इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। तो यहां पर युजवेंद्र चहल को अपने स्किल पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे ट्रैक जहां पर उनको असिस्टेंट कम मिलता है वहां पे भी इफेक्टिव साबित हो। देखिए उनकी चाल अच्छी थी मैक्सवेल के खिलाफ, मगर वही चीज, क्योंकि आपकी बॉल अगर स्पिन नहीं करेगी तो आपको कोई भी बल्लेबाज आसानी से मार सकता है। चहल, आप देख सकते हैं कि स्मिथ और मैक्सवेल ने जिस तरह से चहल को हिटिंग की है उसका जवाब आपके पास था ही नहीं, चहल के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें टांग रख के आपको मिड ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया, साथ में कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। मैक्सवेल के खिलाफ जो हमेशा चहल रणनीति यूज करते हैं, उनको वाइड डालते हैं ताकि वो उसको रीच ना कर पाए मैक्सवेल, मगर मैक्सवेल इस समय 2 कदम आगे निकले चहल के और उन्होंने रिवर्स स्वीप मार दिया, क्योंकि चहल की जो स्ट्रेटेजी थी उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। उसके बाद चहल को समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और वो रन लुटाते चले गए। तो चहल को अपने स्किल में ये इंप्रूवमेंट लाना है कि उनको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉल कैसे स्पिन हो सकती है, क्योंकि अभी अगर बहुत सारी बातें चल रही है कि उनको टेस्ट मैच में खिला देना चाहिए क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में, मगर टेस्ट मैच में भी अगर ऐसी पिच रहती जहां पर उनको असिस्टेंट नहीं मिलती तो बिल्कुल ही फ्लैट साबित होंगे और बल्लेबाज उनका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खासतौर में अगर हम बात करें लबुशेन स्मिथ, काफी अच्छे प्लेयर हैं वो स्पिन के, उनको कोई दिक्कत नहीं होती गुगली पड़ने में भी,
और ना ही लेग स्पिन पड़ने में। और अगर स्पिन होगी भी नहीं बॉल तो वो आसानी से रन रोटेट कर सकते हैं और आराम से जम सकते हैं। तो चहल को अगर लंबा फॉर्मेट भी खेलना है, साथ में इंप्रूवमेंट भी लानी है, तो उन्होंने अपनी बॉलिंग में काफी वर्क करने की जरूरत है। अब बात करते हैं इंडिया की बैटिंग के बारे में। इंडिया की बैटिंग को देखें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा हरी में है, और बल्लेबाजी में शुरुआत तो अच्छी हुई थी क्योंकि उन्हें 4 ओवर में ही 50 रन से ज्यादा रन मार दिए थे। उसके बाद मैं इसमें गलती नहीं गिनाऊंगा मयंक अग्रवाल की, श्रेयस अय्यर की। लोग कहेंगे श्रेयस अय्यर जिस तरह से आउट हुए बहुत ही बुरा लगता है, ऐसा अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है, उसकी टेक्निक पे सवाल खड़े होते हैं। श्रेयस अय्यर जरूर वर्क करेंगे, अभी यंग प्लेयर हैं, उनको शॉर्ट बॉल पे वर्क करने की जरूरत है। मयंक अग्रवाल ऐसे ही खेलते हैं, वो अटैकिंग बल्लेबाज हैं, वो जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो रन बनाते हैं। वो भी थोड़ा समझेंगे जितना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ना ही मैं मयंक अग्रवाल के बारे में कुछ कहूंगा, ना ही श्रेयस अय्यर के बारे में कुछ कहूंगा। केएल राहुल ने डिसअपॉइंट किया क्योंकि जो फॉर्म में वो थे उनको अच्छा करना चाहिए था, भले विकेट ज्यादा गिर गए थे तब भी। अगर वो एक पार्टनरशिप बनाते शिखर धवन के बाद, उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने इनिंग खेली, इंडिया मैच जीत सकता था। अगर आप बात करते केएल राहुल भी जल्दी आउट हो गए, ऐसा लगा कि टायर्डनेस नजर आई उनकी बैटिंग में थोड़ी सी, क्योंकि वो 50 ओवर विकेट कीपिंग करके गए थे। उसके बाद जो उन्होंने शॉट खेला बहुत लेजी शॉट मार के वो आउट हो गए, तो उनकी भी एक गलती मैं मान सकता हूं। अगर जो 2 टेक अवे हम बात करें इंडिया टीम की बैटिंग से, तो वो थे शिखर धवन की बैटिंग और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके गए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 90 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली। तो ये 2 एक इंपॉर्टेंट टेक अवे थे इंडिया टीम की बैटिंग से। अगर मैं पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को छोड़ भी दूं तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग और वरी साइन इंडिया के लिए जो मुझे नजर आया वो था विराट कोहली जिस प्रकार से आउट हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम हमेशा होमवर्क बहुत अच्छा से करके आती है, तो उन्होंने विराट कोहली के खिलाफ भी वो होमवर्क किया। शुरू में ही विराट कोहली को हमेशा आप देखेंगे कोई भी सीरीज होती है तो वो हमेशा जो भी टॉप का प्लेयर रहता है पोजीशन में उसको टारगेट जरूर करते हैं। तो उन्होंने विराट कोहली को टारगेट किया शॉर्ट बॉल के खिलाफ और विराट कोहली उस जाल में फंस भी गए। पेट कमिंस ने एक अच्छी शॉर्ट बॉल की और विराट कोहली का टॉप एज हुआ और फाइन लेग पे कैच जा रहा था जो जैम्पा ने छोड़ दिया। तो वहां से लगा एक उम्मीद बनी कि अब विराट कोहली को कैच छोड़ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि विराट कोहली सेट हो गए थे, उन्होंने 20-21 रन बना भी लिए थे। उसके बाद लगा कि अब बड़ा शतक नजर आ रहा है, वो शतक बना के इंडिया टीम को जिता सकते हैं। मगर उसके बाद वो एक कैजुअल शॉट खेला जो कि बहुत हॉरिफाइड था, शॉकिंग था, क्योंकि विराट कोहली कभी भी ऐसा शॉट मार के आउट नहीं होते जब उनको पता है कि उनका एक विकेट जल्दी गिर गया है और उनको ये भी पता है उनकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है उनकी टीम के अंदर। तब ऐसा शॉट खेलना विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जबकि आप शॉट मिड ऑन ऊपर था, उसके बाद आपने हाथ में कैच थमा दिया एक और शॉर्ट बॉल के खिलाफ। और विराट कोहली की भी कमजोरी ओवर द ईयर्स रही है कि शॉर्ट बॉल को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। अगर एक अच्छा शॉर्ट बॉल आया हो और उस पर वो उनका टॉपेज हो ही जाता है, क्योंकि वो उसको अंडर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, ये देखा गया है। रोहित शर्मा भी नहीं कर पाते, मगर रोहित शर्मा बहुत अच्छा शॉट खेलते हैं पुल बॉल पे, वो उसको छक्का भी मार सकते हैं। मगर विराट कोहली का टॉपेज मैंने देखा है कई बार हुआ है, कई फास्ट बॉलर ने ट्राई आउट किया है और कई बार उनका विकेट लिया है। तो विराट कोहली की एक कमजोरी तो रही है शॉर्ट बॉल, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपना विकेट फेंका वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि विराट कोहली के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज नजर आ रही है इस 2020 के अंदर, उनके अंदर सॉरी टू से उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन नजर नहीं आ रहा है, वो हंगर नहीं नजर आ रहा है बैटिंग करते वक्त जो पहले नजर आता था। वो डिसइंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कहूं या क्रिकेट के अंदर भी वो डिसइंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं इस समय मुझे, क्योंकि विराट कोहली को आप ऐसे आउट होते हुए देखते नहीं है। विराट कोहली अगर सेट होते हैं तो वो लंबे रन करते हैं और इस प्रकार आउट तो होते ही नहीं है। आज आप अगर 2 बड़े प्लेयर को कंपेयर करते हैं, आप स्टीव स्मिथ को देखिए, शतक मारा उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी खेली, मगर जिस समय वो बोल्ड हुए तब वो कितने ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे और अपने आप को स्कोल्ड कर रहे थे। इतना रन बनाने के बाद भी अगर एक बल्लेबाज अपने आप से खफा है तो ये देख सकते कितनी भूख है उस बल्लेबाज के अंदर। और एक चीज पे आप अगर गौर फरमाएंगे कि जब रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को शुरू में आउट कर दिया था 21 रन पे, जहां पर स्टीव स्मिथ ने डीआरएस लेके अपने आप को बचाया था, उस समय भी आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे जब वो बच गए डीआरएस से। तो उन्हें तब एक डिटर्मिनेशन नजर आ रहा था कि अब मुझे तो बड़े रन करने हैं, मुझे एक जीवनदान मिल गया है। तो ये दिखाया ही देता है ऐसे बल्लेबाजों में। वहीं विराट कोहली को आप देखेंगे जब उनका कैच छूट गया था फाइनल लेग पे, वो हंस रहे थे। तो मतलब इसका क्या मतलब है, आप हंस रहे हैं, आपने एक तो गलती करी, ऐसा शॉट खेलने की उस समय जरूरत नहीं थी, आप बच गए, उसके बाद दोबारा वैसा ही एक शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो ये चीज बहुत बुरी है और ये वरी साइन इंडिया के लिए। अगर 2020 की बात करें तो ये साल विराट कोहली के लिए बहुत ही हॉरिबल रहा है, उनकी बैटिंग स्टैंडर्ड से बहुत ही लो रहा है उनका परफॉर्मेंस। अगर हम बात करते हैं एक भी 50 रन प्लस का स्कोर वो नहीं कर पाए, शतक तो बहुत दूर की बात है, एक भी शतक इस साल नहीं लगा पाए हैं, 50 रन भी नहीं क्रिएट कर पाए हैं वो अपने बैटिंग के अंदर इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में। जरूर मैचेस कम है मगर ये अच्छे साइन नहीं है इंडियन टीम के लिए। और कई लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी टेक्निकल में कोई दिक्कतें आ गई हैं,
मगर मैं आपको बता दूं टेक्निकली वो प्रॉब्लम उतनी नहीं है। विराट कोहली की टेक्निक अभी भी सेम है। मुझे लगता है मेंटल प्रेशर या मेंटली विराट कोहली के दिमाग में कहीं सारी बातें चल रही हैं, वो अफेक्ट कर रही है उनकी बैटिंग के अंदर। तो इंडिया को अपने इंटरनली टीम मैनेजमेंट को बैठ के जो इंटरनली इश्यूज चल रहे हैं कैप्टेंसी से रिगार्डिंग, या रोहित और विराट में जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, उसका इफेक्ट जरूर देखने को मिल रहा है विराट कोहली की बैटिंग के अंदर। क्योंकि वो आप देखेंगे तो एक तरह से आउट नहीं हो रहे हैं, कई अलग अलग प्रकार से आउट हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, वो अपना विकेट फेंक के जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में मैंने देखा था, सेकंड ओडीआई चल रहा था, वहां पर उन्होंने थर्ड मैन पे एक प्लेयर खड़ा किया हुआ था, वहां पर विराट कोहली कैच देके चले गए थे। जबकि आपको पता वो प्लेयर वहां है। विराट कोहली कभी ऐसा नहीं करते हैं कि जब यहाँ प्लेयर है वहीं शॉट हवा में खेल दें, और शुरू में तो कभी भी वो हवा में खेलते ही नहीं शॉट अपने इनिंग्स के। विराट कोहली हमेशा अपनी पारी की शुरुआत में अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, जब वो पूरी तरह से सेट होते हैं तब वो लॉन्च करते हैं, वो छक्के मारने की कोशिश करते हैं। मगर हम देख रहे हैं 2020 में शुरू से ही रिस्क ले रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। शुरू से ही वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं वी डोंट नो, बट इसका खामियाजा इंडियन टीम को भुगतना पड़ता है। क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा नहीं होंगे तो विराट कोहली के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है कि वो टीम को लक्ष्य प्राप्त कराएं या क्रॉस करें अपनी लाइन, विनिंग लाइन को। तो अगर विराट कोहली भी ऐसे गैर जिम्मेदार शॉट खेल के आउट होंगे तो उसका इफेक्ट इंडियन टीम में दिखेगा। और ये दिख रहा है क्योंकि इंडिया अब ये छठा लगातार इंटरनेशनल मैच हार गई है। न्यूजीलैंड से वो 2 टेस्ट हारे थे, 3 ओडीआई हारे थे, और अब यहाँ पर एक और ओडीआई हार गए। तो लगातार चौथा ओडीआई हार चुके हैं, और ओवरऑल 6 वनडे इंटरनेशनल और ओवरऑल 6th इंटरनेशनल गेम इंडिया लगातार हार चुकी है। तो ये बहुत बड़ा इसका वजह है कि ये भी है कि विराट कोहली फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, और आईपीएल में भी वो हंगर नहीं दिख रही थी विराट कोहली में। तो एक नजर आ रहा है कि 2020 में कुछ मेंटली उनकी चीजें ज्यादा चल रही है, इससे उनकी बैटिंग में काफी असर नजर आ रहा है। क्योंकि आईपीएल में भी आरसीबी के लिए जो सबसे कमिटेड और सबसे डिटर्मिनेट बल्लेबाज अगर कोई देखने को मिला था वो थे एबी डिविलियर्स। विराट कोहली उस फॉर्म में नजर आ ही नहीं रहे थे, वो डिटर्मिनेशन नजर आ ही नहीं रहा था। क्योंकि विराट कोहली जब बल्लेबाजी करते हैं, जब वो आउट होके जाते हैं, तो वो हमेशा आपको लगेगा कि वो अपने आप से चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा हो रहे होते हैं, चले वो कितने भी भले ही वो कितने भी रन पे खेल रहे हो। मगर इस समय आप देखें आउट होने के बाद कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये दिखाता है कि उनको वो हंगर, वो कमिटमेंट, वो डिटर्मिनेशन वापस लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है एक ब्रेक, अगर वो जब जाएंगे, उनका बेबी होने वाला है फर्स्ट, तो उसके बाद उनको काफी मदद मिलने वाली है। वो जब वापस आएंगे फ्रेश होके, तो मुझे लगता है वो फिर से वही विराट कोहली हमें देखने को मिलेगा। मगर इस समय इस श्रृंखला में मैं उम्मीद करता हूं अगले मैच में विराट कोहली शतक मारे। मगर अभी जो उनका माइंड सेट लग रहा है, जो फ्रेम ऑफ माइंड लग रहा है, काफी चीजें विराट कोहली के दिमाग में चल रही हैं और वो इफेक्ट कर रही है उनकी बैटिंग में, और उसका असर दिख रहा है पूरी इंडियन टीम के अंदर। तो आज के इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में बात करने वाला हूं कि इंडिया आगे क्या कर सकता है और क्या टेक अवे रहा इस पूरे मैच के अंदर। तो सबसे बड़ा टेक अवे जो इस मैच का रहा, वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपना होमवर्क पूरी तरह से किया। हर एक बल्लेबाज के खिलाफ उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और उसी तरह से उनको आउट किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने की, वो अटैक करने पे गए। क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड बल्लेबाजी का पैराडाइज है, वहां पर आप किसी बल्लेबाज को कंटेन करके उसको नहीं रोक सकते। एक ही तरीका है सिडनी में, अगर आपको बल्लेबाज को रोकना है तो उसका विकेट लें, और ऑस्ट्रेलिया ने वही किया। अटैकिंग फील्ड सेट की, फिंच ने अटैकिंग लाइंस पे बॉलिंग की, और यही वजह रही कि उन्होंने जल्दी इंडिया के विकेट्स लिए और लगातार इंडिया के विकेट गिराते रहे और इंडिया को चेज में आने ही नहीं दिया। वहीं इंडियन टीम की अगर हम माइंडसेट की बात करें, तो इंडियन बॉलर्स काफी डिफेंसिव लाइन पे बॉल कर रहे थे। पूरा मौका दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को सेट करने का। एक तरह से देखें तो शमी एक ऐसे बॉलर लग रहे थे जो विकेट ले सकते हैं, मगर न शमी, न बुमराह, न सैनी, किसी ने भी शुरू में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज के खिलाफ कोई बाउंसर का इस्तेमाल नहीं किया। मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बाउंसर को अच्छा खेलते हैं, मगर एक अच्छा बाउंसर, किसी भी बल्लेबाज, वो भले ही कौन से भी देश में खेलता हो, भले ही वो बाउंसर की प्रैक्टिस करता हो, वो एक अच्छा बाउंसर तकलीफ दे सकता है किसी भी बल्लेबाज को। अगर आप एक अच्छा बाउंसर डालते तो डेविड वार्नर भी परेशान होते, फिंच भी परेशान होते, और क्या पता आप उनका विकेट भी ले सकते थे। अगर आप देखें वो बाउंड्रीज बड़ी होती हैं, एक मिस टाइम हो सकता है कि टॉप एज लग जाता, जैसे विराट कोहली को टॉप एज लगा। शमी एक अच्छा बाउंसर कर सकते थे, बुमराह एक अच्छा बाउंसर कर सकते थे। शुरू में एक बाउंसर इंडिया को जरूर करना था, मगर इंडिया एक डिफेंसिव लाइन लेंथ वाली बॉलिंग करता रहा। उसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि 150 प्लस की साझेदारी डेविड वार्नर और फिंच ने कर दी। उसके बाद तो आप जब सेट हो जाते हैं तो आसानी से उन्होंने रन किए। सेम अगर बात करूं स्मिथ आए, तो उनके खिलाफ उनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी इंडियन टीम की, ना कोई बाउंसर का इस्तेमाल किया, ना कोई ऐसी प्लानिंग नजर आ रही थी कि आप आउट करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ अपनी, ऐसा लग रहा था इंडियन टीम को बॉलिंग मिल गई, वो सिर्फ बॉलिंग करके अपना 50 ओवर कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऐसे आप मैच नहीं जीतते। उसका खामियाजा ये रहा कि उन्होंने 374 रन का टारगेट रख दिया इंडियन टीम के सामने, जो इंडिया पार नहीं पा पाई। तो अब बात आती है कि टीम इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे वो ऑस्ट्रेलियन टीम को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन टीम को एक प्लान बनाना पड़ेगा, अपना होमवर्क करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के हर एक बल्लेबाज के खिलाफ,
और सबसे बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा उनको वार्नर और स्मिथ के खिलाफ, क्योंकि अगर स्मिथ वार्नर इसी फॉर्म में रहते हैं तो इंडिया के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट में उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिया टीम को टेस्ट क्रिकेट का इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उनकी कोई ना कोई वीकनेस को स्पॉइल करना चाहिए, वार्नर और स्मिथ की कोई ना कोई वीकनेस को उभारना चाहिए ताकि वो उनकी वीकनेस का फायदा टेस्ट क्रिकेट में भी यूज कर सके, उनको आउट कर सके जल्दी। क्योंकि अगर इस प्रकार से इस फॉर्म में अगर स्मिथ वार्नर रहते हैं जो इस समय रेड हॉट फॉर्म में है, तो इंडिया टीम के लिए मुश्किल होगा टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से कंपीट करना, और जीतना तो बहुत दूर की बात हो जाएगा, कंपीट करना भी मुश्किल होगा। क्योंकि वार्नर स्मिथ की तो हम बात कर रहे हैं, लबुशेन ने अभी तक अपना जलवा दिखाया नहीं है, और वो हमें पता है कि कितने अच्छे बल्लेबाज है और लगातार रन बना रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी अगर उन्होंने स्मिथ और वार्नर का तोड़ नहीं निकाला इस वनडे सीरीज के दौरान, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी यूज कर सके इस वीकनेस को। उनको वीकनेस ढूंढनी ही होगी स्मिथ और वार्नर की अगर कामयाब होना है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करी। एक पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात नहीं की वो थी फील्डिंग में। फील्डिंग को इस समय उतना महत्व नहीं दूंगा क्योंकि फील्डिंग इंडिया टीम कर रही है ऑस्ट्रेलिया में 1 साल बाद, और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े होते हैं, आपको अंदाजा नहीं लगता कि आपको कहां खड़ा होना चाहिए। सारे प्लेयर्स अगर आप देखेंगे तो वो बाउंड्री से 2 से 4 कदम आगे खड़े हो रहे थे, और कई हमने देखा कि शॉट जो है उनके जस्ट पीछे जाके गिरे, जो वो कवर नहीं कर पाए और वो कैच छूट गए। वहीं हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ कैचेस छोड़े थे। तो ये होता है फील्डिंग में, ये ऑफ डे हो सकता है, आपका एक दिन ऑफ डे हो गया हो, आपने कुछ रनआउट भी मिस की क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है वहां की फील्डिंग का, वहां का ग्रास का, आपको कैसे डाइव मारना है वहां का अंदाजा नहीं होता है। तो हम एक मैच के लिए फील्डिंग को उतना ज्यादा हम महत्व नहीं दे सकते, मगर ठीक है फील्डिंग जरूर इंडिया टीम की अच्छी होगी, आप देखेंगे सेकंड ओडीआई के अंदर। मगर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने डिस्कस करी आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि इंडिया टीम इन सब चीजों से उभर कर एक अच्छा प्रदर्शन करके सेकंड ओडीआई में वापसी करेगी और ये श्रृंखला भी जीतेगी। तो आज के इस क्रिकेट इन शॉर्ट के इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड मोर इन डेप्थ वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।